लोग ज्वाइन किए। हाँ, तो ये गिब्स पैराडॉक्स की बात करते हैं अपन। पिछली क्लास में हम लोग ने इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ द सेम गैस के बारे में पढ़ा था, और सेम गैस के बारे में जब पढ़ा था तो हमने ये बोला था कि उसका टेम्परेचर सेम है दोनों सैंपल का, और दोनों सैंपल का प्रेशर भी सेम है, और ये भी माना था कि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो अब दो प्रकार की परिस्थितियां हो सकती हैं। एक परिस्थिति होगी जब आपने मिक्स नहीं किया था गैस को, तो कंबाइंड सिस्टम की एंट्रोपी निकाल ले, और दूसरी बार जब आप दोनों सैंपल ऑफ द सेम गैस को जब आप मिक्स करेंगे तो फिर से हम एंट्रोपी निकाल लें। तो पहला जो दो सिनारियो का मतलब यह है कि पहला सिनारियो में यह होगा कि जब हम दोनों वॉल्यूम लेते हैं, ईच ऑफ द टू वॉल्यूम्स ऑफ द टू गैसेस ऑफ द टू सैंपल्स कर दीजिए, ऑफ द टू सैंपल्स विल हैव एन एंट्रोपी एस। दोनों जो अलग अलग गैस का हिस्सा है उसमें वॉल्यूम सेम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, टेम्परेचर सेम है और प्रेशर सेम है, तो दोनों गैस की जो एंट्रोपी होगी वो किससे दिखा रहे हैं अपन? कैपिटल एस से। और जो एक्सप्रेशन हमको यूज करना है परीक्षा के समय अगर क्वेश्चन आता है गिब्स पैराडॉक्स का, तो हमने जो पीछे पढ़ाई करी है क्लासिकल आइडियल गैस की एंट्रोपी का एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन यूज करेंगे। ये कहां से निकला? क्लासिकल आइडियल गैस की एंट्रोपी, क्लासिकल आइडियल गैस की एंट्रोपी का जो एक्सप्रेशन है उसको यूज करेंगे। सो अगर गिब्स पैराडॉक्स के ऊपर अकेला क्वेश्चन आता है तो हमको ये लिखना पड़ेगा कि ये पैराडॉक्सियल सिचुएशन कब उत्पन्न होती है? जब हम दो इक्वल वॉल्यूम ऑफ द सेम गैस को मिक्स करते हैं एट द सेम टेम्परेचर एंड द सेम प्रेशर। तो बिफोर मिक्सिंग जो एंट्रोपी होगी वो कितनी हो जाएगी? बिफोर मिक्सिंग द टोटल एंट्रोपी ऑफ द गैस विल बी 2s, विच इज नथिंग बट 2 times द एक्सप्रेशन फॉर s। लेकिन अब आगे बढ़ें और देखें कि टोटल एंट्रोपी st, अगर मान लीजिए जो आफ्टर मिक्सिंग की जो एंट्रोपी है उसको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं हम बिफोर मिक्सिंग की जो कंबाइंड सिस्टम की एंट्रोपी। ध्यान देने योग्य है अतुल कि ये 2s जो है, ये 2s कंबाइंड सिस्टम की एंट्रोपी है बिफोर मिक्सिंग। हालांकि हमने मिक्सिंग का प्रोसेस नहीं किया, इन दोनों सिस्टम के बीच में जो दीवार है, ये मान लीजिए दो सिस्टम है और इनकी जो दीवार यहां पर फिक्स्ड है, लेकिन इसके बावजूद हम s और s एंट्रोपी मान सकते हैं और एक सम्मिलित निकाय या कंबाइंड सिस्टम के बारे में सोच सकते हैं, और तब इसकी टोटल एंट्रोपी 2s है। लेकिन अगर ये जो इमेजिनरी वॉल है अगर हम इसको रिप्लेस कर दें, हटा दें यहां से, तब जो टोटल एंट्रोपी आएगी उसको हम किससे दिखाएंगे? उसको हम दिखा रहे हैं किससे? st से दिखा रहे हैं। So this is the total entropy obtained by mixing together two samples। और ये टोटल एंट्रोपी कैसे निकलेगी? अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n नहीं रख के अलग अलग एक्सप्रेशन में हमने n रखा, अलग अलग एक्सप्रेशन में s के लिए n रखा, तो हर बार s ही आया दोनों केस में। अब जब हम टोटल एंट्रोपी st निकालेंगे तो n को किससे रिप्लेस कर देंगे? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी 2n, और हर एक मॉलिक्यूल को कितना वॉल्यूम पॉसिबल है? 2v वॉल्यूम पॉसिबल है। जबकि फिर उसी तरीके से टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर इसलिए नहीं चेंज होगा क्योंकि टेम्परेचर जो है वो एक्सटेंसिव क्वांटिटी है। तो टोटल एंट्रोपी का एक्सप्रेशन अब मैं फिर से अपने को फिर डिराइव नहीं करना है, अपने को वर्षा यूज करना है। यहां पर अब टोटल एंट्रोपी क्या हो जाएगी? जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पिछली क्लास में, वो क्या हो जाएगा? 2s न रह के बल्कि एक एडिशनल टर्म आ जाएगा 2nkb इंटू ln2। सो दिस इज द चेंज। और ये जो हरे रंग से लिखा हुआ है एंट्रोपी आफ्टर मिक्सिंग, ये एंट्रोपी आफ्टर मिक्सिंग जो है 2s प्लस 2nkb ln2। और एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगा? आप जवाब दे सकते हैं इसका। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग कौन सा हो जाएगा? ये जो एडिशनल टर्म बन के आया है ये एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। तो आपको ये अंतर देखना है कि एंट्रोपी आफ्टर मिक्सिंग
2s plus 2n kb lnt, but what is the additional term? एडिशनल टर्म जो है 2n kb lnt, ये एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। तो जब हमने पार्टीशन को रिमूव किया बिटवीन द टू वॉल्यूम्स, तो उसके कारण अब हमको क्या दिखाई दे रहा है? देयर इज एन इंक्रीज इन द टोटल एंट्रोपी। अब 2s नहीं रह गया, बल्कि कितना रह गया? 2s plus 2n kb lnt। अब दिस इंक्रीज इज गिवन बाय द मिक्सिंग टर्म। मैं यही आपसे पूछ रहा था, मान लीजिए एक ऑब्जेक्टिव पूछ दिया गया, उस ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन इन द टोटल एंट्रोपी ऑफ द मिक्सिंग टर्म, क्या योगदान है मिक्सिंग टर्म का एंट्रोपी में? तो अब आंसर क्या लिखोगे? 2n kb into lnt लिखोगे। लेकिन कुल एंट्रोपी क्या होगी? 2s plus 2n kb lnt। क्लियर है यहां तक? अब मैं इसको समराइज करता हूं, तो देखिए साइकिल ऑफ प्रोसेस, यही मैं कह रहा था कि ये मैंने कोशिश किया कि आपको और आसान हो जाए। एक समराइज करते हैं कि पूरा हमारा जो प्रोसेस है एंट्रोपी का, उस चेंज का, उसको हम जरा समराइज करें तो कैसे करें? अगर मैं साइकिल को कंप्लीट करना चाहूंगा, पहले पार्टीशन था, ठीक, अलग अलग एंट्रोपी निकाला, टोटल एंट्रोपी कंबाइंड सिस्टम का कितना हो गया? टोटल एंट्रोपी कंबाइंड सिस्टम का कितना हो गया? 2s हो गया। फिर पार्टीशन इंसर्ट किया, तो टोटल एंट्रोपी क्या हो गई? 2s प्लस द एडिशनल टर्म 2n kb into ln2। अब प्रोसेस को कंप्लीट करना है तो क्या करना पड़ेगा? वो पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हम वापस क्या करें? पार्टीशन को इंसर्ट करें। पार्टीशन को जब इंसर्ट करें तो और इस तरीके से इंसर्ट करें कि फिर से हमारे पास दो इक्वल वॉल्यूम आ गए, उसी गैस के आ गए। तो क्या लिखा गया है? वी इंसर्ट द पार्टीशन टू क्रिएट, रिक्रिएट, फिर से क्रिएट किया टू इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ द सेम गैस। और एक स्वाभाविक रिजल्ट ये होना चाहिए, एक नेचुरल रिजल्ट ये होना चाहिए कि जो एंट्रोपी की वैल्यू है वो वापस कहां पहुंच जाए? उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाए। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस कैसा है? कंप्लीटली रिवर्सिबल हो। तो चेंजेस हुए, चेंजेस होने के बाद वन साइकिल ऑफ द प्रोसेस कंप्लीट किया, तो वापस जो सिस्टम है वो वापस अपनी पुरानी अवस्था में चला गया। और जब वो पुरानी व्यवस्था में चला गया तो इसका मतलब एंट्रोपी का जो ओरिजिनल मान है उस पर आ जाना चाहिए। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द प्रेजेंस और एब्सेंस, तो इसका मतलब यह हुआ कि पार्टीशन उपस्थित हो या ना हो, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पार्टीशन वुड हैव no effect on the entropy if the gas in each volume is the same। तो अगर हम पार्टीशन रखें या ना रखें, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हम एक गैस के दो अलग अलग सैंपल लिए। अगर एक गैस के दो अलग अलग सैंपल नहीं लेंगे तो फर्क पड़ सकता। ये अब देखिए यहां से क्या दिखा? This apparently contradictory behavior of entropy is known as the Gibbs paradox। ये जो आभासी एक विरोधाभास दिख रहा है, apparent मतलब आभासी, paradox मतलब विरोध, तो एक आभासी जो विरोधाभास दिखाई दे रहा है एंट्रोपी में, इसको कहा जाता है गिब्स पैराडॉक्स। आभासी विरोधाभास क्या दिख रहा है? आना तो चाहिए था उसको वापस क्या मिलना चाहिए था? एसटी का भी मान क्या आना चाहिए था? 2s आना चाहिए, है ना? बोलना है। और अगर मान लीजिए 2s नहीं आया है तो एक्स्ट्रा टर्म क्या आ गया? 2n kb into lnt आ गया। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर है कि एक साइकिल ऑफ प्रोसेस जो रिवर्सिबल है उसमें एंट्रोपी चेंज हो गई। अब दिस इज नेसेसरली एन, अब ये क्यों हो सकता है? कारण ढूंढना है। दिस इज नेसेसरली एन एरर इन द, ये क्यों हो चुका है? क्योंकि जरूर कोई ना कोई त्रुटि हुई होगी। कहां पर?
कोई ना कोई त्रुटि कहां पर हुई होगी? जो हमने क्लासिकल एक्सप्रेशन एंट्रोपी का निकाला है ऑफ ए परफेक्ट होमोजीनियस गैस ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, वो जो एक्सप्रेशन सबसे पहले हमने लिखा है, इस एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है और इस गलती को सुधारने का अपन कोशिश करेंगे। तो अगला जो पेज में आपको दिखाई देगा, रेजोल्यूशन ऑफ गिब्स पैराडॉक्स। तो गिब्स पैराडॉक्स क्या है, उसका उत्तर आपको मिल गया, ज्यादा नहीं लिखना है। और फिर क्वेश्चन क्या आएगा, हाउ डू यू रिजॉल्व द गिब्स पैराडॉक्स? हाउ डू यू रिजॉल्व द गिब्स पैराडॉक्स? गिब्स पैराडॉक्स को आप किस प्रकार से उसका हल निकाल सकते हैं? तो या दूसरे शब्दों में, ये मिक्सिंग टर्म कहां से चला आया, 2NKB LNT, यही है हमारा सिरदर्द। अगर ये हम पता लगा लें कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो हम देखें यहां से कि द मिक्सिंग टर्म में अराइज फ्रॉम, एक कारण ये हो सकता है संभवतः, पहले एक मॉलिक्यूल को कितना वॉल्यूम पॉसिबल था? हर एक मॉलिक्यूल को कितना आयतन संभव था? कैपिटल V था। चाहे वो इस पहले पार्टीशन में हो, चाहे वो दूसरे पार्टीशन में हो, दोनों के लिए उसको सेपरेटली एक एक वॉल्यूम ही मिल रहा था। लेकिन जब हमने पार्टीशन रिमूव कर दिया तो प्रत्येक मॉलिक्यूल को कितना वॉल्यूम मिल रहा है? 2V हो रहा है। और इस कारण से शायद एडिशनल टर्म 2NKB LNT चला आ रहा है। तो एक प्रोबेबल कारण यह हो सकता है कि increase in volume which is available to the molecules when the partition is removed, जब हम पार्टीशन को हटा दें तो वॉल्यूम पॉसिबल जो है एक मॉलिक्यूल के लिए वो बदल जाता है। और एक और बात जो पिछली क्लास में मैं बता दिया था कि जब हम पार्टीशन रिमूव करते हैं तो मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ द वॉल्यूम्स, अब हम कारण ढूंढते हैं कि एंट्रोपी एक्स्ट्रा क्यों जनरेट हुई। एंट्रोपी शायद एक्स्ट्रा इसलिए जनरेट हुई कि जब हम दोनों वॉल्यूम को मिक्सअप करते हैं तो हालांकि गैस वही है, उसी गैस के दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स अब क्या हो जाएंगे? जंबल टुगेदर हो जाएंगे। वो जंबल टुगेदर हो जाने के मतलब है कि शायद हमारे परिवेश में, हमारे दिमाग में चल ये रहा है कि वो मॉलिक्यूल शायद डिस्टिंग्विशेबल है, तभी तो हम बोल रहे हैं जंबल्ड अप हो गए। दिस इज क्लियरली एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन अगर जंबल्ड अप हो गए तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल नहीं होगा। ध्यान देनी बात है। अगर मैंने बोला कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर मिक्स हो गए और इस तरीके से मिक्स हो गए कि डिस्टिंग्विशेबल भी हैं, तब ये प्रोसेस वापस तो ऐसा होगा नहीं कि जो पहले भाग में जो मॉलिक्यूल्स थे वो वापस वहीं चले जाएंगे पार्टीशन लगाने पर, और दूसरे भाग में जो मॉलिक्यूल्स थे वो वापस अपनी पुरानी वाली स्थिति में चले जाएंगे। ऐसा तो होने की संभावना बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। इस तरीके से तो ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा? इरिवर्सिबल हो जाएगा। वी कैन नॉट इमेजिन द मॉलिक्यूल्स स्पॉन्टेनियसली सॉर्टिंग देमसेल्व्स अगेन। मतलब ये जो भाग जो था, इसको में जो मॉलिक्यूल्स थे वो सारे के सारे, जो 6 मॉलिक्यूल या 9 मॉलिक्यूल्स थे, वो सारे के सारे पार्टीशन लगाने पर वापस वही के वही मॉलिक्यूल चले आए। इसकी संभावना बहुत कम है। तो जो इंक्रीज जो हो रहा है एंट्रोपी में एसोसिएटेड विद दिस जंबलिंग इज कॉल्ड द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। लेकिन दिमाग के में हमें बैकग्राउंड में ये याद रखना है कि ये ऐसा सब जब लिख रहे हैं तो हमारे मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने क्या एक मार्क लिखा हुआ है, क्या मार्क लिखा हुआ है, कैसे मार्किंग करी है कि वो डिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल। तो शायद जंबल्ड अप होने के कारण एंट्रोपी बढ़ गई और फिर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, और इस कारण से एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग का टर्म। तो लेकिन ये स्थिति को सुधारना है, तो हम ये देखें कि क्या गलती हुई कैलकुलेशन में डेल्टा एस की गणना करते समय, क्या गलती हुई, जिसको हम समराइज करें। द सोल्यूशन ऑफ दिस पैराडॉक्सिकल सिचुएशन इज कॉल्ड गिब्स पैराडॉक्स इज एज फॉलोज। तो ये जो विरोधाभास स्थिति है कि गणितीय गणना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये कह रहा है कि ये प्रोसेस कैसा होना चाहिए, ये प्रोसेस कैसा होना चाहिए,
एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग टर्म आने के कारण ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है। लेकिन हमारी कॉमन सेंस इंट्यूशन हमें ये कह रहा है कि जब वो गैस के एक ही मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टीशन हमने लगाया और फिर हटाया, तब वापस वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा और वापस मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो ये एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग में गिब्स पैराडॉक्स ऑब्जर्व हुआ। अब इसका हल कैसे निकालें? ट्रीट ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम गैस एज इनडिस्टिंग्विशेबल। देखिए यहां पे मैंने आपको बोला था कि अगर मैं उन मॉलिक्यूल्स के बारे में एक रिमार्क दूं तो रिमार्क यह है कि उन सारी गणना शायद उन मॉलिक्यूल्स को डिस्टिंग्विशेबल मान के की गई। भाई हमारे पास सारे जुड़वा बच्चे हैं, 5 कलेक्शन ऑफ 5 स्टूडेंट्स और सब सिमिलर है, लेकिन हम उनको क्या कह देंगे? इनडिस्टिंग्विशेबल। लेकिन अगर पहली रो में बैठा हुआ 3 है तो हम उनकी पहचान कर सकते हैं। तो शायद हमने एक ही गैस के सभी मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन इस सब के बावजूद हमने उनकी पहचान करी थी। लेकिन अब आ गया विरोधाभास, पैराडॉक्स आ गया। तो पैराडॉक्स को सुधारने के लिए क्या जरूरी हो जाएगा कि हर एक मॉलिक्यूल जो सेम गैस के हैं उनको क्या माने? अब अपन डिस्टिंग्विशेबल नहीं मानेंगे, बल्कि क्या मानेंगे? इनडिस्टिंग्विशेबल मानेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब ए परमुटेशन ऑफ n particles in a given state cannot alter the microscopic state of the gas। तीसरी बात यह मैं समझा रहा हूं आपको, exchanging two indistinguishable molecules in different energy states does not produce any distinct arrangement। मतलब अगर यहां पर एक मॉलिक्यूल है एक एनर्जी इंटरवल में, और मान लीजिए यहां पर कई सारे सेल्स हैं, उस एनर्जी इंटरवल के करस्पॉन्डिंग कई सारे सेल्स हैं, दूसरा एनर्जी इंटरवल है, वहां पर भी मान लीजिए सेल की संख्या होगी, वहां पे मान लीजिए मैं 4 सेल रखा हूं और यहां पर भी एक मॉलिक्यूल है। अब सारे दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं? उनकी पहचान हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? नहीं हो पा रही, इनडिस्टिंग्विशेबल। तो इस मॉलिक्यूल को मैं यहां रखूंगा या इसको यहां रखूंगा, ये कर पाऊंगा क्या? अगर मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल है तो मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या मान लीजिए एक एनर्जी इंटरवल से एक एनर्जी इंटरवल में जाऊंगा, इसको यहां से यहां ले जाऊंगा, यहां से यहां ले जाऊंगा और इसको यहां से यहां ले जाऊंगा, तो नया कॉम्बिनेशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अगर मैं उसके अलावा मान लीजिए 3 सेल हैं और 2 मॉलिक्यूल हैं यहां पर, ये एनर्जी स्टेट्स की बात हो गई। अब मान लीजिए मैंने इनको इंटरचेंज किया, ये मॉलिक्यूल को यहां रखा और इसको बदल दिया, तो नया कॉम्बिनेशन मिलेगा क्या? नया अरेंजमेंट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। वही ये बात कह रहा है कि 2 इनडिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल्स को जो डिफरेंट एनर्जी स्टेट में है उनको आपस में एक्सचेंज कर देने से नया अरेंजमेंट नहीं प्राप्त होगा। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल डिस्टिंग्विशेबल होता तो अगर ए और बी लिखते तो यहां पर नया अरेंजमेंट प्राप्त हो जाता जब आप बी और ए को इंटरचेंज कर लेते। तो मूल बात यह है कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स अब रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो हमने गलती से ओवर काउंटिंग कर दी। हमने बोला कितने छात्र हैं, तो हमने गलती कर दी गिनने में। वैसे ही हमने जब माइक्रोस्टेट्स की संख्या गिनी तो हमने ओवर काउंटिंग कर दी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। तो जो टर्म n फैक्टोरियल है, अगर आपको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का नियम याद होता, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन मैंने कराया है, शायद दिखाता हूं आपको, देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहीं पर वो में शुरू में निकाले हैं, देखिएगा दिख जाएगा, ये देखिए दिखा आपको, n फैक्टोरियल gs टू द पावर ns अपॉन ns फैक्टोरियल, ऐसा लिखा हुआ पाए आप, है ना? तो यहां पर भी आ जाइए, n फैक्टोरियल gs टू द पावर ns अपॉन
ns फैक्टोरियल लिखा है यहां पर, यहां पे ns फैक्टोरियल करना पड़ेगा। ओके, अब बोल रहा है कि यहां पर ओवर काउंटिंग हो जा रहा है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ओमेगा का मान ज्यादा गिन ले रहे हैं, और ज्यादा इसलिए गिन ले रहे हैं क्योंकि हमने पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विशेबल माना था, प्रभेद्य माना था, जो कि नहीं करना है क्योंकि वो गैस के एक ही प्रकार के गैस के मॉलिक्यूल हैं। तो अगर हम इनडिस्टिंग्विशेबल करेंगे तो हमको ओमेगा को किससे भाग करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इंटरनल अरेंजमेंट हम प्राप्त कर रहे हैं ना फैक्टोरियल एन निकाल के, वो फैक्टोरियल एन हमसे हमको इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मान लो फैक्टोरियल एन का मतलब अगर दो पार्टिकल हैं तो कितने इंटरनल को अरेंजमेंट कैसे बढ़ जाएंगे, अगर डिस्टिंग्विशेबल है तो कैसे बढ़ जाएंगे, दो तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, ए बी और पी ए, डिवाइड करना पड़ेगा इसको। अगर तीन पार्टिकल होते तो कितने संभव तरीके से पार्टिकल्स रीअरेंज हो सकते थे, 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 वेज में। जाई जिस जो n टाइम्स आता था, इसको हमको किससे भाग देना पड़ेगा, फैक्टोरियल n से भाग देना पड़ेगा। तो 1/n फैक्टोरियल, ये चीज मैं दोहराता नहीं, आपको मेरे नोट्स में भी देख जाएंगे और रट भी जाना चाहिए, 2πm kBt अपॉन h0 स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू v टू द पावर n, टू द पावर n। तो प्लीज आप इस एक्सप्रेशन को याद कर लीजिए, क्योंकि अलग से क्वेश्चन आएगा तो आप बैठ नहीं सकते, अच्छा कि आप डिराइव करने बैठो। तो यू हैव टू रिमेंबर द पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। तो अब ln z लिया तो n log ऑफ जाई आ जाएगा, यहां पे लेंगे n log ऑफ जाई माइनस log ऑफ n फैक्टोरियल, और पहला टर्म फिर से रिपीट हुआ, n log ऑफ जाई माइनस स्टर्लिंग का फॉर्मूला लगाए तो माइनस n log ऑफ n प्लस n हो जाएगा। तो ये जो नया वर्जन आपने ln z का निकाला, नया वर्जन मतलब जब आपने करेक्शन फैक्टर लाया, अब आपसे एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर आपको गिब्स पैराडॉक्स को रिमूव करना है तो पार्टीशन फंक्शन के एक्सप्रेशन में किस फैक्टर से और कैसे चेंज लाना पड़ेगा। किस फैक्टर से मतलब क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन फैक्टोरियल से चेंज लाना है, कैसे लाना है, डिवाइड करके लाना है, एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन गया। तो अब आगे बढ़े कि ये जो न्यू वर्जन है ln z का, ये जो न्यू वर्जन है ln z का, वो पहले वाले जो ln z हमने बनाया उससे फर्क किसमें आया, एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया, एक एडिटिव टर्म आ गया, जो कि किसको इन्वॉल्व कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इन्वॉल्व। और ln z को आप रीअरेंज कर लीजिए, n ln इंटू 2 अपॉन h0 स्क्वायर बीटा, मैंने शायद बीटा नहीं लिखा है, ध्यान देंगे यहां पर, नहीं आ गया, ठीक आ गया, ओके सॉरी, h0 स्क्वायर अपॉन h0 स्क्वायर इंटू बीटा टू द पावर 3/2 v माइनस n log ऑफ n प्लस n। फिर आप क्या करोगे, क्या टर्म दिख रहा है जिसको आप रीअरेंज कर सकते हो, दिख रहा है n कॉमन ले लें, n ln v, और यहां पर क्या है माइनस n ln n, तो n कॉमन निकाल के आपके पास क्या मिल जाएगा, n इंटू, या पहले एक स्टेप और देख ले, n इंटू ln v कर दें, पहले log इसके ऊपर ले लें तो ln v मिल गया, प्लस 3/2 मिला ln इंटू 2m पाई अपॉन h0 स्क्वायर बीटा माइनस n log n प्लस n। यहां तक समझ आया, कुछ भी नहीं किया गया है, लॉगरिदम लगाया है उसके ऊपर।
3/2 पावर बदल के क्या हो गया, मल्टीप्लायर हो गया, 3/2 ln 2m पाई अपॉन h0 स्क्वायर बीटा। n को कॉमन ले ले क्योंकि हर जगह आ रहा है, हर टर्म में आ रहा है, इवन लास्ट टर्म n है, n कॉमन लिया तो क्या मिल गया, ln इंटू v अपॉन n क्योंकि माइनस साइन, प्लस 3/2 ln इंटू 2m पाई अपॉन h0 स्क्वायर बीटा प्लस 1। और बारी आ रही है अब एंट्रोपी के एक्सप्रेशन को निकालने की, बारी आ रही है एंट्रोपी के एक्सप्रेशन को निकालने की। तो क्या हो गया, एंट्रोपी के एक्सप्रेशन आपने पहले भी निकाला है, अब आपसे पूछूं मैं कहां निकाला है, इतना ही उत्तर दे दें। और मैंने कहा था कि ये आपको याद रखना भी है, ये भी कहा था, 2-3 बार बता चुका हूं इस एक्सप्रेशन, तो इसको भी आपको याद करके रखना पड़ेगा, S इक्वल टू E/T प्लस KB ln ऑफ Z। इसको प्लीज रिमेंबर, इसको याद करके रखो भाई, ठीक है, क्योंकि अलग से अब इसको डिराइव नहीं करते बैठो, कुछ चीजें याद भी करके रखनी पड़ेगी। तो S बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 NKBT इंटू 1/T। ये कहां से आ गया 3/2 NKBT, फॉर्मूला मतलब एनर्जी का, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ केबीटी एनर्जी का संबंध व्यक्त कर सकते हैं, और किसी एक मॉलिक्यूल के 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे तो 3 इंटू 1/2 केबीटी एनर्जी हो जाएगी, और अगर मान लीजिए n मॉलिक्यूल्स हैं तो 3/2 केबीटी इंटू यहां पर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इस तरीके से 3/2 n केबीटी इंटू 1/T आ गया, और फिर साथ में क्या आया, KB इंटू ln ऑफ Z, ये वैसे ही लिखा गया, और T यहां से कैंसल आउट हो गया तो क्या मिल गया, 3/2 NKB प्लस KB इंटू ln ऑफ Z। अब बारी आई, जो ln ऑफ Z आप निकाल चुके हो, 3/2 NKB प्लस NKB, हाँ कहीं गलती नहीं, ठीक है, क्योंकि ln Z के में n है और ये n इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये n इंटू KB हो जाएगा, और ln Z के बदले क्या लिखोगे, ln Vn बाय V/n प्लस 3/2 ln 2 पाई m अपॉन h0 स्क्वायर इंटू बीटा, और साथ में क्या आएगा, प्लस 1 आएगा, ओके। और फिर क्या मिलेगा, यहां से रीअरेंज कर लो, NKB कॉमन निकाल लिया तो यहां से क्या मिला, 3/2 प्लस 1 5/2 हो गया। क्या क्या टर्म मिलेगा बताइए, देखो NKB कॉमन निकाल लिया, यहां भी है और यहां भी है, तो NKB कॉमन आ गया, यहां से आया 3/2 और यहां से आया 1, तो ये 5/2 मिल गया। फिर क्या बचा टर्म, ln इंटू V अपॉन n प्लस क्या आ गया, NKB कॉमन हो गया, 3/2, हाँ 2 पाई m अपॉन h0 स्क्वायर इंटू डी। तो अब देखिए खत्म नहीं हुआ, और ये भी परीक्षा के हिसाब से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया। क्या लिखा हुआ है नीचे, दिस इज कॉल्ड द Sackur-Tetrode इक्वेशन फॉर द एंट्रोपी ऑफ ए गैस। पूछा नहीं है, SACKUR, ये क्वेश्चन भी परीक्षा के उद्देश्य से आपको पढ़ लेना चाहिए। यही पूछ दे कि कौन सा इक्वेशन है, या लिख के बता दीजिए या डिराइव कर दीजिए, ठीक है ना। तो Sackur-Tetrode इक्वेशन कब आया, जब आपने पार्टीशन फंक्शन को मॉडिफाई किया बाय फैक्टोरियल n टाइम्स।
और ये इक्वेशन कब निकाला, किस गैस के लिए, जिसका वॉल्यूम V है, जिसमें कि N अब कौन से मॉलिक्यूल्स रह गए, इनडिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल्स हो गए, भाषा बदल गई। और किस टेम्परेचर पर, टेम्परेचर T पर। इन दिस एक्सप्रेशन द क्लासिकल डिपेंडेंस ऑफ एंट्रोपी, हाँ देखिए कितना बढ़िया चीज, क्या फर्क दिख रहा है आपको इसमें और इस एक्सप्रेशन में? यहां देखिए जरा, जहां पॉइंटर दिखा रहा हूं, LNV दिख रहा है यहां पर, और यहां पर क्या दिख रहा है, यहां क्या दिख रहा है, हाँ, तो जो क्लासिकल डिपेंडेंस है एंट्रोपी की ऑन द एक्सटेंसिव वेरिएबल, जो झंझट कर रहा है, इट इज रिप्लेस्ड बाय द डिपेंडेंस ऑन द इंटेंसिव वेरिएबल V अपॉन N। V अपॉन N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, या N अपॉन V चूंकि कांस्टेंट है तो V अपॉन N भी कांस्टेंट है। ये क्या था, नंबर डेंसिटी था, ये क्या था, नंबर डेंसिटी था। और नंबर डेंसिटी हमने क्या माना था, कांस्टेंट माना था। तो N अपॉन V कांस्टेंट है तो V अपॉन N भी कांस्टेंट है। तो जो एंट्रोपी का संबंध जिसमें कि एक्सटेंसिव पैरामीटर वॉल्यूम पर डिपेंडेंस था, वो ट्रांसफॉर्म होके अब किस पर डिपेंडेंस हो गया, इंटेंसिव वेरिएबल V अपॉन N, विच में बी कंसिडर्ड एज द वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल, हट गया। Therefore, अब आके खत्म करने की बारी आई। Therefore, if two equal volumes V of the same gas under the same conditions are added together to form a total volume 2V, then since the volume per molecule क्या लिखा है, remains unaltered, it is not changing, thus the mixing of the two molecules will produce no change in entropy as given by the equation। अब आप देख लो यहां क्या हो रहा है, चूंकि एंट्रोपी का डिपेंडेंस V अपॉन N पर है, ठीक है, तो जब हम दो इक्वल वॉल्यूम गैस के लेंगे, मिक्स करेंगे, तो टोटल वॉल्यूम 2V हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल कांस्टेंट रहने के कारण जो टोटल एंट्रोपी है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा, 0 होगा। और आप देख लीजिए फिर से, S बराबर क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2, तो ये किसके बराबर हो गया, 2NK, फिर 2NK हो जाएगा ln इंटू V बाय N प्लस 3/2 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये क्वांटिटी तो कैसी है, कांस्टेंट है। जब आप मिक्स कर दोगे तो पर भी क्या होगा, ये 2N ही रहेगा और V ही रहेगा, कैपिटल N ही रहेगा। तो इसलिए एंट्रोपी में जो चेंज आएगा, ST मैंने दिखाया नहीं है, यहां पर मैंने S लिखा है, लेकिन ST भी कैसा रहेगा, इसी के समान रहेगा, और इसलिए एंट्रोपी में चेंज 0 आ जाएगा। और इसलिए हम हल क्या लिख सकते हैं कि ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन जो थी गिब्स की, ये रिजॉल्व हो जाती है, क्योंकि यहां पर भी आफ्टर मिक्सिंग भी एंट्रोपी 2S और बिफोर मिक्सिंग भी, क्योंकि वॉल्यूम नाम के जो एक्सटेंसिव पैरामीटर है उस पर डिपेंडेंस खत्म हो गया। और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया है, आप अपने सुविधा के हिसाब से इसको देख सकते हैं। इस मॉडिफिकेशन के कारण क्या मॉडिफिकेशन हुआ, फिर से देख लें कि Z पहले लिखा था, ये xi टू द पावर n, और ये ओल्ड लिख देता हूं, और फिर Z न्यू क्या हो गया बच्चों, xi टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल है। वेरी गुड। इसका सीधा सीधा परिणाम ये निकला कि एंट्रोपी का नया एक्सप्रेशन बन गया, गिब्स पैराडॉक्स सॉल्व हो गया, बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग ऑफ द सेम गैस सेम हो गई एंट्रोपी। लेकिन इसका कुछ और भी परिणाम निकलते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन जो मैंने आपको, ये नया चीज है आपके लिए असाइनमेंट,
मैंने कराया नहीं है, आपको करना है। शो डैट, ये किताब में दिया होगा, बीबी लॉर्ड की किताब। शो डैट प्रेशर एंड इंटरनल एनर्जी डोंट चेंज ड्यू टू द मॉडिफिकेशन। इस परिवर्तन के कारण दाब, प्रेशर एंड इंटरनल एनर्जी डोंट चेंज। ठीक है, क्यों है? बहुत सिंपल कारण है ना। अब लेकिन Z अलग हो जाएगा, एक बार वो Z और एक बार नया Z। ओके, आप देख सकते हैं कि प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया। कर लोगे? करके देखिएगा। एक बार पुराना एंट्रोपी का एक्सप्रेशन, Z का एक्सप्रेशन, हाँ हाँ, इसके पहले वाला नहीं, पिछली क्लास का Z। हाँ, पिछली क्लास का Z और आज का Z, इन दोनों को रख के देखिए प्रेशर का एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एनर्जी का एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आंसर ये होगा कि नहीं चेंज हो रहा है। लेकिन ये सब चेंज हो रहा है जो जो एंट्रोपी पर डिपेंड कर रहे हैं, जो जो एंट्रोपी पर डिपेंड कर रहे हैं वो चेंज हो गए। देखिए, फ्री एनर्जी चेंज हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी भी चेंज हो गया, और केमिकल पोटेंशियल भी मॉडिफाई। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें पढ़ने के लिए, आप इसको तैयार कर सकते हो। और ये जो असाइनमेंट दिया हूं इसके बारे में भी मैं आपको सिर्फ राइट द एक्सप्रेशन है, नो नीड टू डिराइव। यहां पर डिराइव नहीं करेंगे, जो डिराइव करेगा वो उसको नंबर नहीं दूंगा। उदाहरण के लिए एक आपको हिंट दिया, राइट द एक्सप्रेशन है तो राइट करना है सर। क्लियर? शो दैट द इक्वेशन S इक्वल टू एन की ln v प्लस 3/t ln t, मतलब पुराना एक्सप्रेशन एंट्रोपी का, इंप्लाइज दैट द एंट्रोपी डज नॉट बिहेव लाइक एन एक्सटेंसिव क्वांटिटी। इसका उत्तर क्लास के शुरू में दिया था, हिंट दे रहा हूं, अल्फा नाम का एक फैक्टर डाल के। याद आ रहा है? चलिए, गिब्स के थॉट एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखिए, जो गिब्स ने अप्लाई किया। किसके लिए? ये जो एक्सटेंसिवनेस ऑफ एंट्रोपी का जो वायलेशन होता है उसको देखने के लिए गिब्स का जो थॉट एक्सपेरिमेंट है उसका वर्णन करिए। ये आप कर लेंगे। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन एंट्रोपी फॉर द केस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सैंपल्स ऑफ, टुकड़े में आ गया, टू डिफरेंट आइडियल गैस। तोड़ दिया क्वेश्चन को। पहले क्या पूछ दिया? टू डिफरेंट आइडियल गैसेस। फिर क्या बोला? शो दैट द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट आइडियल गैसेस इज ग्रेटर देन 0। साथ में इसका उत्तर भी, पांचवें क्वेश्चन का उत्तर किस पर निर्भर कर रहा है? 4 पर कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो आपको फिर नहीं करना है, सेम एज 4, सेम एज 4। लेकिन बाद में क्या पूछ दिया? इज दिस प्रोसेस ए रिवर्सिबल प्रोसेस? आंसर लिखना है। ओके, क्लियर है बात? कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी फॉर द केस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू सैंपल्स ऑफ द सेम गैस। ओके, what does the mathematical expression for delta S of the entropy of the mixing of two samples of the gas predict? एक्स्ट्रा टर्म निकाल रहा है। हमारी कॉमन सेंस लॉजिक ये कह रही है वापिस आ जाना चाहिए, रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये बता रहा है कि 2n into ln log of 2 है ना, ऐसे ही कुछ है ना, वो एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्रेडिक्ट कर रहा है। ओके, पैराडॉक्सिकल सिचुएशन का वर्णन करिए जो आज पढ़ाया। गिब्स पैराडॉक्स को रिजॉल्व कैसे करते हैं आज बताया, पहले भी बताया। करेक्ट द एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा एस इन द केस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू सिमिलर गैसेस इन द कंटेक्स्ट। क्या होगा इसका आंसर? बहुत बड़ा क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन बहुत बड़ा, देखिए। करेक्ट द एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा एस in the case of mixing of two similar gases
किस परिवेश में? इन द कंटेक्स्ट ऑफ गिब्स पैराडॉक्स एंड टू ऑब्टेन द सेक्यूर टेट्रोड इक्वेशन। तो आपको कहां से निकालना है? आज जहां से बताया है, और डेल्टा एक्स वो आप करेक्ट करके क्या आंसर लिखोगे? डेल्टा एक्स को करेक्ट करके क्या? हाँ बोलो। हाँ, रिवर्सिबल, ओके। अब ये देखो, ये एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, किस फैक्टर से पार्टीशन फंक्शन को करेक्ट करना है, आंसर मालूम है आपको, है ना? और ये आखिरी के 13वां और 14th क्वेश्चन जिसको मैंने आपको बोला है करने को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। Which thermodynamical functions are not altered by the modification of the expression of entropy, pressure and internal energy? Which thermodynamical functions are altered by the modification of entropy, H, G? हाँ, लिख लोगे, डिराइव नहीं करना है, सीधा लिखना है। हाँ हाँ, पीछे एक जो मैंने दिया था उसमें आप डिराइव करके रख लो तो आसानी रहेगी, शो डैट वाले, है ना? यहां पे मैंने आपको बोला था प्रूव करने के लिए, और यहां पे बोला था असाइनमेंट में प्रूव नहीं, सिर्फ पूछ रहे हैं कौन सी क्वांटिटी, दोनों में अंतर है। तो इतना रहन देते हैं और आप कर लो। उसके बाद फिर वही लोग हैं जो यहाँ पे ज्वाइन किए हैं और जो रोज ज्वाइन करते हैं। फनीश्वर क्लास में थे? जी सर। सुन लिए सब? जी सर। ठीक है, अभी कोई जी सर। दिक्कत? नहीं सर। निशा, निशा नहीं सुनाई दे रही है आवाज? चलो ठीक है, आज की क्लास इतनी रहने देते हैं, है ना? ओके। जी सर, थैंक यू सर। ओके।